अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया और एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें जो भी शीट्स में हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बोर्ड पे हम कर नहीं रहे, वही एमसीक्यूज़ आपको शीट फॉर्म में जब मिल गए तो और क्या प्रॉब्लम है, बस कोई मसला ही नहीं है। तो अब आप जो है एमसीक्यूज़ वहाँ से सॉल्व करें। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, सेकेंड पोर्शन। इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में से सेकंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं और सेकंड पोर्शन जो है एनर्जीज में से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जो टॉपिक है जी, सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बेटा एटॉमिक रेडियाई। ओके बेटा, एटॉमिक रेडियाई कहते किसको हैं, इस वर्ड की मीनिंग क्या है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई बच्चों कहते किसको है, साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ एटम, एटम के साइज को कह रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई किसको कहा जा रहा है, साइज ऑफ एटम को कहा जा रहा है। किसको, साइज ऑफ एटम। अच्छा देखें, सिंपल है, आपको पता है एटम का साइज कब इंक्रीज होता है, जब शेल बढ़ते हैं। जितने शेल ज्यादा होंगे उतना एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा, ये तो पता है ना आपको। जितने शेल ज्यादा होंगे उतना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। क्यों, जब शेल ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का फासला भी बढ़ेगा। जब शेल ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का फासला भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं बेटा, सिंपल डेफिनेशन, द distance between nucleus to the valence shell, सही है, the distance between nucleus to the valence shell is called atomic radii। ठीक है, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, हमें बोर्ड में लिखना नहीं है, इंट्रोडक्स के हवाले से। नंबर 2 बेटा, एटॉमिक रेडियाई में से क्या आ सकता है, सेकंड पॉइंट बेटा यूनिट आ सकता है। यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियाई क्या है बेटा, एंगस्ट्रॉम है। क्या है, एंगस्ट्रॉम, ए नॉट से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम बेटा। रेडियस का यूनिट है, पता होगा आपको एंगस्ट्रॉम है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं बेटा एटॉमिक रेडियाई, याद रखना बेटा एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई बच्चों याद रखना डिपेंड्स अपॉन, एटॉमिक रेडियाई डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पर डिपेंड करेगा, शेल्स पर। पता है ये तो हमें, नंबर ऑफ शेल एंड न्यूक्लियर चार्ज। नोट कर लें बेटा, नंबर ऑफ, ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें, नंबर ऑफ शेल और दूसरा एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ शेल एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियाई डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल एंड न्यूक्लियर चार्ज, ये तो पता ही होगा आपको भाई, शेल पर डिपेंड करेगा और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पर। अच्छा देखें, और हमेशा याद रखना बेटा एक और एमसीक्यूज, एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉर्मूला में लिखवा देता हूं मैं, इतना वो थोड़ी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल। ठीक है बेटा, और एटॉमिक रेडियाई याद रखना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज। बेटा न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, किसको कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज किसको कह रहे हैं, यस न्यूक्लियस के चार्ज को। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है। वैसे तो पूरा पढ़ लें, जब ये 4 टॉपिक में पढ़ा दूंगा लास्ट में एक शॉर्टकट बताऊंगा, फिर भले पूरा टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो ना तो जब भी जवाब दे सकते हैं। पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूं, चाहे तो मैं इसका शॉर्टकट आपको अभी से बता दूंगा, आपको चारों टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीख लें, काम आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा याद रखना एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल, जहां शेल ज्यादा होंगे, जहां शेल ज्यादा होंगे वहां एटम का साइज भी ज्यादा होगा। और याद रखेगा एटॉमिक रेडियाई इनवर्स है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के।
जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, चेक करते हैं पीरियोडिक टेबल में बेटा। मैं अगर कहता हूं पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ए ग्रुप में लिखता हूं बेटा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करते उसको फर्स्ट ए में, फिर भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 2-4 लिखने दे फिर भी लिख दिए। लेफ्ट टू राइट बनाते हैं बेटा। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपसे अगर पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होगा, तो आसान तरीका बता दूं बेटा आपको, याद रखना। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो आप चेक करें क्या होगा। देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉन भी 3, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1। जब आपने लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो कितने शेल बने, 2 शेल बने। जब लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो कितने शेल्स बने, 2 शेल बने, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं, एक एटम नीचे आ जाए तो बेटा यहां पर फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। सोडियम का जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो 3 शेल बने, इसका मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में आज से याद रखना बच्चों, जब टॉप टू बॉटम आएंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो शेल बढ़ जाते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो शेल बढ़ जाते हैं, और शेल बढ़ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा। जब शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज याद रखना, जहां शेल बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज टॉप टू, क्या इंक्रीज टॉप टू बॉटम। राइट डाउन, जल्दी से लिखो, क्या कहा मैंने, इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, शाबाश। जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है तो अंडरस्टूड है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा जी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, ठीक है। समझा भी देता हूं क्यों, क्योंकि आप देखें लिथियम का जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो कितने शेल बने, 2। चले न्यूक्लियस भी बना देता हूं, 3 प्रोटॉन है। बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 2। तो जब आपने बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो कितने शेल बने, 2। बोरॉन का बना के चेक करो, प्रोटॉन 5, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 3। बोरॉन का जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो कितने शेल बने बच्चों, 2। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो शेल नहीं बढ़ता, शेल नहीं बढ़ रहा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। देखें यहां न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, 3, यहां क्या हो गया 4, यहां क्या हो गया 5, आगे जाएंगे 6, फिर क्या होगा 7। मतलब आज एक बात क्लियर हो गई, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम शेल बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट शेल नहीं बढ़ते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एटम क्या होगा, श्रिंक। जब एटम श्रिंक होगा, जिस बिहाफ पर हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना एटम क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा, जिसके बिहाफ पर हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज लेफ्ट टू राइट। क्लियर। एक और चीज एमसीक्यूज के हिसाब से और क्या आ सकता है, फेडरल की बुक में लिखा हुआ ये भी, R1 + R2, सही है बेटा। ये रेडियस का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, रेडियस का, फॉर हेटेरो एटम्स, फॉर हेटेरो एटम्स बेटा। हेटेरो एटम्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 हेटेरो मॉलिक्यूल्स के लिए, और होमो मॉलिक्यूल्स का रेडियस का फॉर्मूला होगा R1 + R2 / 2।
क्या होगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 होगा फॉर्मूला रेडियस का। क्लियर हो गई बात। इसमें एक एमसीक्यूज और ऐड कर दूं, सही है। अमूमन बच्चे कहते हैं सर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट। देखें टॉप टू बॉटम, याद रखना पीरियोडिक टेबल में एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। क्यों? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। वो कम होगी तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। वो कम कब होगी कि दरमियान में शेल बढ़े। तो आपको पता है शेल कहां बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं शेल। जब शेल्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेल ज्यादा होते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रहेगी बात, ये भी क्लियर है। बहरहाल ये तो एक एक्स्ट्रा चीज थी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक रेडियाई के बाद क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका बताऊंगा, वैसे पढ़ लें लेकिन इसको मैं किसी और अंदाज से भी आपको सिखा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। अब बेटा सेकंड यहां पर स्टार्ट करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही सिंपल है ये जो वर्ड है आयोनाइजेशन, ये प्रोसेस है। आयोनाइजेशन मतलब प्रोसेस है। आयोनाइजेशन वर्ड किससे निकला है, आयोनाइज। आयोनाइज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, बाहर शेल से बाहर जाना। समझ आ रही है, खुद से तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा नहीं, ऐसा ही है भाई। देखो एनर्जी देनी पड़ेगी जब ही तो बाहर आएगा। भाई सोचो जब आप कॉलेज लाइफ में थे, क्लासरूम में बैठे होते हो, क्लास ले रहे होते हो, खुद से तो क्लास कभी भी बंक नहीं करते थे ना, कैंटीन्स में नहीं जाते थे। बाहर से दोस्त एनर्जी लगाता था कि चलो आ जाओ, इशारा करता था, जब ही क्लास छोड़ के जाते थे। कोई मैसेज आ गया, कोई टेक्स्ट कर दिया, दोस्त ने इशारा कर दिया, फोर्स लगाई, चलो यार क्या करेंगे आज क्लास लेके, क्लास से बाहर गायब, बंक। तो आप खुद से नहीं जाते थे, बाहर से एनर्जी आती थी और आप क्लास से आउट कर जाते थे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा भाई, शेल नहीं छोड़ेगा, लेकिन एनर्जी देंगे तो वो शेल छोड़ेगा ना, एनर्जी देंगे तो शेल छोड़ेगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइज होना इलेक्ट्रॉन का खुद से नहीं होगा, एनर्जी देंगे तो आयोनाइज होगा। तो हम शॉर्ट डेफिनेशन लिखते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड, जी बेटा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the energy required to remove of an electron from the outermost shell। बेटा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कौन से शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, बाहर वाले शेल से। इन द गैसेज एटम लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखे ना लिखें, इन द गैसेज एटम, गैसेज एटम में से। ठीक है बेटा, ये हो गया प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके और एमसीक्यूज क्या बनेंगे बेटा, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब अगर हमें एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी होगी, तो इसलिए वो प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, एंडोथर्मिक। तो क्या मैं एक एमसीक्यूज बना ये भी लिख सकता हूं, formation of cation is an, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम पे चार्ज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों। नंबर 3, आयोनाइजेशन एनर्जी। बात एनर्जी की हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट याद रखिएगा, किलो जूल पर मोल, ये यूनिट हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या आ सकता है, याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल।
नंबर ऑफ शेल। इसका मतलब तो ये हुआ कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो नंबर ऑफ शेल के डायरेक्ट था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक रेडियाई के इनवर्स है। बिल्कुल है, मतलब जो जो चीजें एटॉमिक रेडियाई में पड़ी उसके सारा इनवर्स होगा। मतलब कि एटॉमिक रेडियाई, अभी से हम पहचान लेंगे कि एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो फिर इसका मतलब ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियाई जो है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, यस डिक्रीज, तो ये इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है ये चीजें? ठीक बेटा, अब उसके बाद देखें आयोनाइजेशन एनर्जी जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और अभी भी मैंने आपसे क्या कहा, पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियर चार्ज कहां बढ़ता है बेटा, लेफ्ट टू राइट। अभी पढ़ा था ना, न्यूक्लियर चार्ज कहां बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो वैसे ही हमारा एमसीक्यूज क्लियर हो गए, करके देख लेते हैं फिर भी। भाई देखें, एक सिंपल सी बात है ना, इन दोनों को अगर आप कहते हैं सर अप्लाई करें तो अप्लाई भी कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। भाई क्या बताएं, नंबर ऑफ शेल। अगर मैं आपसे कहूं बेटा एक एटम ऐसा है इसमें एक शेल है, एक एटम ऐसा है जिसमें दो शेल्स हैं, अब मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कहां से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, यहां से, क्योंकि यहां न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम है क्योंकि शेल ज्यादा है। इसका मतलब शेल ज्यादा होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कम आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कम एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ऐसे ही। और यहां पर शेल कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब बात समझ में आई? तो जहां शेल ज्यादा होंगे वहां आयोनाइजेशन एनर्जी कम, जहां शेल कम होंगे वहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहेंगे हम? अगर मैं कहूं बेटा ये दो एटम है, इसका न्यूक्लियर चार्ज 5 है और एक एटम ऐसा इसका न्यूक्लियर चार्ज 7 है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहां ज्यादा होगी, कहां ज्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? आप कहेंगे यहां, क्योंकि हमने भी पढ़ा जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां देखें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो यहां ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और यहां पर कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एज कंपेरेटिवली इसके 7 के। ठीक है, इसका मतलब कहें तो पीरियोडिक टेबल भी लिखवा देता हूं, लेकिन अब तो हमें वैसे ही पता चल गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स है नंबर ऑफ शेल के। जहां शेल ज्यादा होंगे वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आपको पढ़ा है ना आपने, शेल कहां पे ज्यादा होते हैं बेटा, शेल कहां पर ज्यादा होते हैं, टॉप टू बॉटम शेल बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम शेल बढ़ते हैं, लेकिन जहां शेल ज्यादा होंगे वहां आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे टॉप टू बॉटम डिक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज जहां ज्यादा होगा वहां आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज कहां ज्यादा होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। लेफ्ट टू राइट, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, एक चीज आज हमें और पता चल गई। एक बात बताओ, 9th क्लास से पढ़ते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल लूज नहीं करता, गेन ही करता है। क्यों, क्या वजह है? आज आपको रीजन पता चलेगा। एक बात बताएं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे कौन है, मेटल, राइट साइड पे कौन है, नॉन मेटल।
और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल है, राइट साइड पे नॉन मेटल है। राइट साइड पे जाओ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, मतलब राइट साइड वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। मतलब राइट साइड वाले एलिमेंट्स के लिए कहेंगे कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा का मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। इतनी एनर्जी नॉर्मल होती है नहीं दूसरे एलिमेंट के पास, इसलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है। इसका मतलब अब समझ में आया कि नॉन मेटल हमेशा गेन ही करते हैं, लूज नहीं करते, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, वो नॉर्मली तौर पे होती नहीं है इतनी। बात समझ में आ गई? अच्छा, वैसे पता चल गया, वैसे तो पता ही है एटॉमिक रेडियाई के टॉपिक इनवर्स है, ठीक। अच्छा बेटा, एक दो चीजें और सीख लें। देखें, सोडियम पे प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज। बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का निकलना फर्स्ट आईपी कहलाता है। बच्चों, क्या कहलाता है? फर्स्ट आईपी। 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम। 3 इलेक्ट्रॉन का निकलना बेटा क्या कहलाता है? थर्ड आईपी। 1 इलेक्ट्रॉन का निकलना फर्स्ट आईपी, 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना सेकंड आईपी और 3 इलेक्ट्रॉन का निकलना थर्ड आईपी। अगर आपसे पूछा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी कहां ज्यादा होगी, ऑर्डर बताएं, तो आप लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, करेक्ट ऑर्डर पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे थर्ड आईपी is greater than second IP and second IP is greater than first IP। बच्चों, ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द सेकंड आईपी, और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट आईपी। क्लियर हो गई बात? और आसान लफ्जों में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका इनवर्स है बेटा? एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज है, लेकिन ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज है, लेकिन ये इंक्रीज है। क्लियर? 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। मिटाओ बेटा इसको। क्लियर है? अच्छा बेटा, अब थर्ड टॉपिक यहां पर स्टार्ट करते हैं। ये भी सिंपल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, एक बात बच्चों याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही प्रोसेस के नाम हैं। क्या नाम है? किसके नाम है? प्रोसेस हैं। सिंपली बता दूं आपको स्टार्ट करने से पहले। आयोनिक बॉन्ड में जो टॉपिक एप्लीकेबल होता है, कौन से बॉन्ड में? आयोनिक बॉन्ड में, वो है ही आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लूज होना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का गेन होना याद रखिएगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का लूज होना आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का गेन होना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर से सुन लें, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना कौन सा प्रोसेस है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का गेन होना कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, वहां कौन सा प्रोसेस कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा बेटा, याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल अपोजिट होगा किसके? किसके अपोजिट होगा? यस, आयोनाइजेशन एनर्जी के। डेफिनेशन अपोजिट होगी, बाकी सारी चीजें एक जैसी होंगी, सिर्फ क्या अपोजिट होगी? डेफिनेशन, बस। बाकी के प्रोसेस एक जैसे होंगे। चेक कर लेते हैं, देखें वहां पे क्या था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, हो गया अपोजिट। when an electron is add or gain, यहां पर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन हो या ऐड हो। वहां पे क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। वहां क्या हो रहा था बेटा? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था एटम से। बाकी तो सेम है। टू अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में इन द गैसेस स्टेट, और जब एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा, चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो चार्ज क्या आएगा एटम पर? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
क्लियर, और एनर्जी रिलीज होगी। चलें आगे पढ़ते हैं बेटा। याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा। बात एनर्जी की हो रही है रिलीज होने की, तो यहां पर भी क्या होगा, किलोजूल पर मोल। और एक और बात बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपोजिट है आयोनाइजेशन एनर्जी के, सिर्फ डेफिनेशन में अपोजिट है, बाकी सब एक जैसा है। सिर्फ डेफिनेशन में, डेफिनेशन वहां पर क्या था, लूज होना और गेन होना, बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो सेम फैक्टर्स हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्स है किसके, नंबर ऑफ शेल। जहां शेल ज्यादा होंगे वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, जहां शेल कम होंगे वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये टॉपिक भी एटॉमिक रेडियाई के इनवर्स हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, न्यूक्लियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इसका मतलब बेसिकली तो मैंने कह दिया ये टॉपिक एटॉमिक रेडियाई के अपोजिट होगा, लेकिन खुद भी सोचें शेल कहां पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, जल्दी से बताएं शेल कहां पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम। इसका मतलब टॉप टू बॉटम शेल पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। जहां शेल बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम। न्यूक्लियर चार्ज कहां बढ़ता है, अभी बताया आपको, न्यूक्लियर चार्ज कहां बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज कहां बढ़ता है बच्चों, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब जहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, वहां भी बढ़ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में कहां इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट, और डिक्रीज कहां होगी, टॉप टू बॉटम। वैसे तो पता चल गया ये चीज़ों से, फिर भी देख लेते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ बेटा इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये बीच में इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसमें दो शेल हैं, इसमें एक शेल है। इस एटम को गेन कौन करेगा जल्दी से, एटम ए या बी? ये एटम ए नाम रख लेते हैं, बी नाम रख लेते हैं जी। कौन जल्दी से गेन कर लेगा, आप कहेंगे ये गेन करेगा। यहां शेल कम है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यहां शेल ज्यादा है, अट्रैक्शन कम होगी। तो बात समझ में आ गई, जहां शेल कम होंगे वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, जहां शेल कम होंगे वहां गेन करने की सलाहियत ज्यादा होगी, यूं कह दें। जहां शेल कम होंगे वहां गेन करने की सलाहियत ज्यादा होगी। ओके, नंबर 2 एग्जांपल, ये बीच में इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक एटम ये है 5 प्रोटॉन रखने वाला, एक एटम ये है 7 प्रोटॉन रखने वाला। कौन जल्दी से गेन कर लेगा, दोनों में सेम शेल है एक एक। आप कहेंगे सर ये जल्दी गेन कर लेगा, यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। तो देखें जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। तो यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत भी ज्यादा है यहां पर। क्लियर? तो ये तो वैसे भी हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में कहां इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब अगर मैं बना भी दूं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अब तो आपको रट गया होगा, तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, टॉप टू बॉटम शेल बढ़ते हैं तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट बेटा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यस डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। अच्छा अब एक बात बताएं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है?
लेफ्ट साइड पर मेटल होते हैं और राइट साइड पर नॉन मेटल। अब समझ में आया, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही कौन करता है? नॉन मेटल करता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब राइट साइड पे जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इसका मतलब अगर उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो गेन भी वही करेंगे ना। तो इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल के पास गेन करने की सलाहियत ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। बहरहाल हमेशा याद रखिएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एनर्जी रिलीज हुई, क्या हासिल करने के लिए? इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब की। एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने हासिल कर लिया। तो ये प्रोसेस होता है आयोनिक बॉन्ड में। कौन सा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। नॉन मेटल अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी मेटल एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और जो क्लोरीन ने एनर्जी रिलीज की थी, बदले में उनको क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब बात क्लियर हो गई? यहां तक मैं समझता हूं बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, फिर इनका सबका आपको मिक्सचर भी बताता हूं बेटा। हाँ बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वर्ड की मीनिंग क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मीनिंग है बेटा पावर, एनर्जी मीनिंग है इसकी। देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो एक आसान सी एग्जाम्पल दूं। वी टेक टू एग्जाम्पल इन योर कॉलेजेस। तो एग्जाम्पल लेते हैं कॉलेज से, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल और पियून। कभी ऐसा हुआ है पियून ने बैल बजा के कहा प्रिंसिपल को, ला भाई पानी पिला मेरे को। प्रिंसिपल पानी लेके गया हो, पॉसिबल है, आपने देखा है। या पियून ने बैल बजा के कहा भाई प्रिंसिपल लाओ चाय बना के लाओ, मैं गेट पे बैठा हूँ, मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल चाय बना रहा हो। कभी भी नहीं हुआ। क्यों? बोथ आर ह्यूमन, दोनों इंसान हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? असल वजह है पावर, कुर्सी की जंग, कुर्सी की है। यही चक्कर, कुर्सी की जंग जो है ना बेटा, एलिमेंट्स में भी है। याद रखना, किस में है? एलिमेंट्स में भी है। होता यह है, जिस एलिमेंट का पावर ज्यादा है वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जिसका पावर कम होता है वो अट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। तो डेफिनेशन देखें, हम शॉर्ट बनाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में लिखनी होती तो हम लिखते द पावर और टेंडेंसी टू द अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या करेंगे लिखकर? शॉर्ट लिख लेते हैं ना, द पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा पावर जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखे उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा गेन नहीं, अट्रैक्ट। गेन नहीं, अट्रैक्ट। फिर कह रहा हूं, गेन होने पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव और लूज होने पे चार्ज आता है पॉजिटिव। अट्रैक्ट होने पे चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है पार्शियल नेगेटिव। तो अट्रैक्ट हासिल नहीं किया है, अट्रैक्ट हुआ है। आपको कोई कार अच्छी लगती है ना, बाइक अच्छी लगती है, कार अच्छी लगती है, नया मॉडल, अट्रैक्ट होके करीब गए, दरवाजा खोला, आपने अट्रैक्ट होके करीब गए, दरवाजा खोला। ऐसा ही है, बैठ तो नहीं जाएंगे, दरवाजा खोल के बैठ तो नहीं जाएंगे, अट्रैक्ट होके करीब गए देखने के लिए, हासिल नहीं किया आपने। ठीक है, आप शॉपिंग एरिया में जाते हैं, अट्रैक्ट होके कुछ चीज अच्छी लगती है, करीब होते हैं, ये तो नहीं मिरर तोड़ के निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा देखें, बैंक से इसकी और आसान एग्जांपल है, बैंक्स जितनी भी है, लोग बैंक से इंस्पायर होकर अकाउंट खुलवाते हैं। अच्छा, बैंक आपके पास आता है पैसे जमा कराने, आप लोग जाते हैं बैंक के पास, आप जाते हैं ना, आपके पास पैसे कम है, बैंक के पास ज्यादा है, पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपको अट्रैक्ट किया है। ठीक है, बैंक के पास गए अपने पैसे देने के लिए, जमा कराने के लिए, ये तो नहीं कहते रख लो, हम हमारे पास बहुत है, हम और ले आएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने बैंक के पास रखवाए बट टेम्परेरी बेसिस पर, परमानेंट बेसिस पे नहीं, टेम्परेरी बेसिस पर। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करना बेटा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शाबाश। अब उसके बाद देखो, सेम वही होगा। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट क्या है बेटा? नो यूनिट। नो यूनिट, याद रखना।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। नंबर 3 याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल। मतलब जहां शेल ज्यादा होंगे वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम होगी। जहां शेल कम होंगे अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज, ये तो वही वाली बात आ गई, तो रट गया होगा आपको भाई। सिंपल सी बात है, शेल कहाँ बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में? टॉप टू बॉटम। इसका मतलब जहां शेल बढ़ रहे हैं वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज कहां पर ज्यादा होता है? चौथी दफा पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। और जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। चले मैं इसकी एग्जांपल भी दूं। मैं कहूं बेटा वही सेम एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन दरमियान में है, ये एक एटम है जिसमें एक ही शेल है, ये एक एटम है जिसमें 2 शेल हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी से बताओ कौन अट्रैक्ट करेगा, ये एटम या ये एटम? ये वाला एटम करेगा। शेल कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है। शेल ज्यादा, अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब जहां शेल ज्यादा होंगे वहां अट्रैक्शन कम होगी, जहां शेल कम होंगे वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। नंबर 2, अगर मैं कहूं बेटा ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ऐसा है जिसमें 5 प्रोटॉन है, ठीक है, एक एटम ऐसा है जिसमें 7 प्रोटॉन है। इस एटम को अपनी तरफ कौन जल्दी से अट्रैक्ट करेगा? आप बोलेंगे जल्दी से ही अट्रैक्ट करेगा, या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, बेरिलियम, यहां लिख देता हूं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी तो पढ़ा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ इंक्रीज होगी? जहां न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज कहाँ इंक्रीज होता है? एटॉमिक रेडियाई में मैंने आपको बता दिया था, लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है बच्चों। और डिक्रीज कहाँ होगी? टॉप टू। तो याद रखना पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट, और डिक्रीज कहां पर होगी? टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसका मतलब ये भी तो एटॉमिक रेडियाई के इनवर्स हो गया। एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज था, लेकिन ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई है, डिक्रीज था, लेकिन ये टॉप टू बॉटम, सॉरी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज है। बच्चों याद रखना, बहुत आसान तरीका बताऊं, अगर ग्रुप ट्रेंड आ जाए ना, सबके अगर अलग अलग याद नहीं भी करते तो एक टेक्निक बना लो। इस तरह से एरो बनाया करो, दो एरो बनाओ, और सिर्फ एटॉमिक रेडियाई याद कर लो आज से। क्या याद कर लो आज से? सिर्फ एटॉमिक रेडियाई याद कर लो। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज टॉप टू बॉटम और डिक्रीज लेफ्ट टू राइट, बस ये याद कर लो। 2 एरो बना के लिख लिया करो, और घर से याद ही एटॉमिक रेडियाई करके जाओ। बस एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज टॉप टू बॉटम, डिक्रीज लेफ्ट टू राइट, बस। बाकी याद कर लो, बाकी जितने भी टॉपिक हैं पीरियोडिक टेबल में, सॉरी जितने भी फैक्टर हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो तीनों इनवर्स हैं एटॉमिक रेडियाई के। क्या होगा? डी यहां ले आओ, आई यहां ले आओ बेटा। मतलब बाकी तीनों टॉपिक जो हैं उनमें टॉप टू बॉटम डिक्रीज है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज है। सिर्फ एक याद कर लो घर से, एटॉमिक रेडियाई। क्या करोगे एटॉमिक रेडियाई के लिए? एटॉमिक रेडियाई याद है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। बाकी तीनों टॉपिक एटॉमिक रेडियाई के क्या हुआ? इनवर्स। डी यहां ले आओ, आई यहां ले आओ। सिंपल है, क्लियर। एक और चीज बता दूं साथ साथ, याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन है। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा? ऑक्सीजन है। थर्ड हाईएस्ट कौन है बेटा? नाइट्रोजन। और अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल का सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो आप क्या नाम दोगे बच्चों? जल्दी से। सीजियम है। क्या नाम है? लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? सीजियम है। याद रहेगा। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ठीक है,
इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, ये तो आसान टॉपिक हो गए। अब इसको मिटा के एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। हाँ बेटा, एक चीज़ और याद रखना, एक होता है कैटायनिक रेडियाई। कैटायनिक रेडियाई बच्चों, कैटायनिक रेडियाई क्या होता है याद रखना। मेटल जो होता है, मेटल में जो न्यूट्रल एटम होता है उसका रेडियाई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कैटायनिक। मेटल में याद रखना बच्चों, न्यूट्रल एटम का रेडियाई ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कैटायनिक। क्यों? देख लो आप, जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम एंड सोडियम आइन, खुद चेक करें। सोडियम बेटा न्यूट्रल एटम है, कितने शेल हैं? 3 शेल होंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो शेल कितने हो जाएंगे बेटा? कंसीडर करेंगे 2। तो याद रखना मेटल में जो रेडियाई है, सही है, इसको कहते हैं कैटायनिक रेडियाई, लेकिन टोटल टॉपिक का नाम होता है यस आयोनिक रेडियाई। ये फॉर्मूला नोट कर लें, सिंपल याद रखना, जितने पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे उतना रेडियाई क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर? और बेटा एनायनिक में याद रखना, एनायनिक रेडियाई याद रखना बच्चों, दूसरा फॉर्मूला, एनायनिक रेडियाई जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा उनका रेडियाई ज्यादा होता है उनके पेरेंट एटम से, उनके न्यूट्रल एटम से। ठीक है, मतलब क्लोरीन आइन जो है उसका रेडियाई ज्यादा है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल क्लोरीन से। तो आपने आज के बाद क्या याद रखना है? जितने भी मेटल हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उनके न्यूट्रल एटम का रेडियाई ज्यादा होता है उनके आइन से, और नेगेटिव में याद रखना उनके आइन का रेडियाई ज्यादा होता है उनके न्यूट्रल एटम से। समझ आ रही है? उनके आइन का रेडियाई ज्यादा होता है उनके न्यूट्रल एटम से। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिसाल के तौर पे अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन आइन का रेडियाई ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। यहां पर श्रिंकिंग ज्यादा होगी क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल, मैंने कहा ये एक एक एमसीक्यूज आ सकता है। बाकी एमसीक्यूज क्या होते हैं वो शीट्स में मैं अभी सारे आपको सेंड और कर देता हूं, तो आपको शीट्स जितनी भी मिली हैं उनको सॉल्व करें। चैप्टर 3 की शीट्स भी आपको मिल गई होंगी तो आप उसको सॉल्व कर लें बेटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अब नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कवरी से स्टार्ट करेंगे। ओके।